Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3. हमने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 के वीडियो ऑलरेडी आप लोग को पोस्ट करके दे दिए हैं. मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि इस साल मैं आपको वीडियोस 2 पार्ट्स में देने वाला हूं. अगर किसी भी बच्चे को पूरा वन शॉट वीडियो एक बार में देखना है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकता है. मैंने वन शॉट वीडियोस भी ऑलरेडी बना रखे हैं आप सभी के लिए. 2 पार्ट में इसलिए ताकि आपको थोड़ा सा और डिटेल में बातों को समझाया जा सके. तो चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. इसके अंदर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के थ्रू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि जितने भी नोट्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अवेलेबल करा रखे हैं फॉर एवरीबॉडी. तो मैं करना क्या है, मेरी एप्लीकेशन के ऊपर जाना है और आपको उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से ये सारे नोट्स जो मैं यहां पे पढ़ाने जा रहा हूं वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे. जाकर डाउनलोड कर लो एंड यूटिलाइज इट. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. बताना चाहता हूं कि एक हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है स्पार्टन, जिसका बैच 2 शुरू होने जा रहा है जुलाई 1 से, जिसके अंदर 3 स्टडी मटेरियल आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे. इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी आपके घर पर पहुंचाई जाएंगी विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज. और अगर आपको एनरोल करना है, अगर आपको प्रिपेयर करना है आईएससी बोर्ड्स के अंदर जहां पर सिर्फ डेडिकेटेड आईएससी बोर्ड के हिसाब से ही पढ़ाई कराई जा सके, तो स्पार्टन्स इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर यू, जहां पर मैं आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूं. मंडे से फ्राइडे 5 से 7 इसका टाइम रहेगा. और साथ ही साथ मैं अगर बताऊं आपको कि अगर आपको बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी क्लियर करने हैं, लाइक सीयूटी, लाइक आईपी मैट, लाइक जेवियर्स कॉलेज, क्राइस्ट कॉलेज, तो आपको फतेह प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ेगा और इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं बच्चा पार्टी आज की पढ़ाई. हम बात करेंगे आज कार्डिनल एनालिसिस के बारे में और मैं ऑर्डिनल एनालिसिस के बारे में. तो एक बात बताते हैं, कार्डिनल का मतलब एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. अगर किसी चीज को नंबर्स में व्यक्त किया जा सके उसको हम लोग कार्डिनल एनालिसिस बोलते हैं. आओ जरा देखते हैं. अब इस चैप्टर में सबसे पहली चीज जो बाबू तुमको देखनी पड़ेगी वो क्या है. आओ जरा देखिए. सबसे पहले देखते हैं यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी. ये मैंने एक्सक्लूसिव नोट्स आपके लिए हैंड रखे हुए हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो. यूटिलिटी का मतलब क्या है? ऐसी चीज जो तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सके वो यूटिलिटी है. वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी. जैसे मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है, पानी मेरे लिए यूटिलिटी है. और यूटिलिटी को मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स. क्या क्लियर है ये बात? अब आते हैं हम लोग, ये टोटल यूटिलिटी क्या है. अगर मैंने कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी को कंज्यूम किया, उस स्पेसिफिक क्वांटिटी को कंज्यूम करने से जो मुझे टोटल सैटिस्फैक्शन डिराइव होगा उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी कहेंगे. सिंपल. टोटल यूटिलिटी का क्या मतलब है बेटा वो समझो. इट रेफर्स टू टोटल सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ स्पेसिफिक क्वांटिटी. एक क्वांटिटी को, कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं. जैसे मैंने बोला कि मैंने एक ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक पिया और उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद जो मुझे टोटल सैटिस्फैक्शन डिराइव हुआ है हम उसको टोटल यूटिलिटी कहेंगे. एकदम समझ में आ रही है बात. मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? मार्जिन का मतलब कंपैरिजन. चेंज इन टोटल यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है बेटा. अगर मैंने बोला मैंने एक ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक पी और मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया, मैंने दूसरी ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक पी और मुझे 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया, तो डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटीज इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी. मतलब पहले 10 फिर 15, तो 15 माइनस 10 कितना हो गया? 5 यूटिल जो आएगा वो मार्जिनल यूटिलिटी होगा. आओ जरा देख लेते हैं. additional utility derived from consumption of additional unit of a commodity is known as marginal utility. लिखते कैसे हैं? TUN minus TUN minus 1. इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हो आप, चेंज इन TU डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स. इससे भी आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकाला जा सकता है. चलो बच्चा पार्टी शेड्यूल देखते हैं. TU से MU निकालते हैं और इनका रिलेशनशिप समझते हैं. अरे सर रिलेशनशिप के बारे में मत बात क्या करो सर, उसकी याद आ जाती है. अरे छोड़ दो आप, तुम इधर ध्यान दे लो बेटा. अच्छा हाँ सर सही कह रहे हो आप. आओ भाई देखते हैं. जैसे मैंने एक शेड्यूल लिया है बच्चा पार्टी, जहां पर 0 यूनिट्स पर 0 टोटल यूटिलिटी है, देन 1 पे 10, 2 पे 17, 3 पे 21, 4 पे 22, 5 पे 22 एंड 6 पर 19.
अब एमयू कैसे निकालेंगे? 0 पे तो डैश लगा दिया, देन 10 माइनस 0 इज 10, 17 माइनस 10 इज 7, 21 माइनस 17 इज 4, 22 माइनस 21 इज 1, 22 माइनस 22 इज 0, 19 माइनस 22 इज माइनस 3। ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। अब जरा इसका डायग्राम कैसे बनेगा, आओ बच्चा देखते हैं। फटाफट से मैं बनाकर आपको दिखाता हूं। दिस इज एक्स, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पर है बच्चा पार्टी यूनिट्स और यहां पे है टीयू स्लैश एमयू। देखो बेटा ये तो हो गया टीयू, और जहां पर टीयू मैक्सिमम होता है वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया। आप फ्री हैंड डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप में क्या लिखे आओ देखते हैं। एज लॉन्ग एज mu is positive, tu is increasing। ये वाला पॉइंट समझे हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोल रहे हैं जब तक mu पॉजिटिव है तब तक tu बढ़ रहा है। दूसरी बात, when mu is 0 tu is maximum। जिस पॉइंट पर mu 0 हुआ उस पॉइंट पर tu मैक्सिमम हो गया। तीसरी बात, when mu is negative tu falls। जैसे ही mu नेगेटिव हुआ वैसे ही tu फॉल होने लगा। यही तो हम यहां पर भी देख सकते हैं। जब तक mu पॉजिटिव है मतलब 0 से पहले तक, तब तक tu बढ़ रहा है। जब mu 0 हुआ tu मैक्सिमम हुआ, जब mu नेगेटिव हुआ tu फॉल करने लगा। क्या आपको यह रिलेशनशिप आंखों के रास्ते दिल में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। चले भैया बढ़ जाए अगले टॉपिक पर। आओ भाई अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूं। जैसे मान लो आपको लगी है भूख और मेरा जैसे फेवरेट खाना बटर चिकन है। आपका क्या है आप भी मुझे बताइएगा, और खाने के ऊपर किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो पहली बात तो है जैसे कि मुझे बटर चिकन बहुत पसंद है। जैसे ही मैं बटर चिकन खाता हूँ मुझे लगता है वाह भाई वाह, मजा आ गए मजे। फिर उसके बाद और खाऊंगा और खाऊंगा और खाऊंगा, खाता चला जाऊंगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो मेरा सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर इसी बात को हम लोग अंग्रेजी में बोल दें तो मैम हमारी खुश हो जाएंगी, और मैम को खुश करना किसका काम है? हमारा काम है। आओ जरा देखते हैं। अगर हम इस बात को समझें तो यहां लिखा है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। ये लिखना बहुत जरूरी है। द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट दैट इज mu goes on डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे मेरी mu फॉल होती जाएगी। अगर मैं तुमको एक बात बताऊं ना, ये हमारी इकोनॉमिक्स की किताब है। इस इकोनॉमिक्स की किताब में इस बार हमने ये किताब स्पार्टन्स में या फतेह में जो बच्चे एनरोल करते हैं उनको मिलेगी। इसमें ना हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के साथ है क्या पता है यार? एग्जाम में आंसर लिखना कैसे? प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो फॉर दैट रीजन हम ये आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप एग्जैक्ट कट टू कट समझ जाएंगे कि आंसर लिखना कैसे है भाई, ठीक है ना। इसलिए स्पार्टन्स का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनरोल कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। वैसे भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मैंने सारी चीजें लिस्ट कर रखी है, बिल्कुल एनरोल करना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगर जब भी हम लॉ पढ़ेंगे तो अगला टॉपिक आएगा इसका अजम्पशन। बिना अजम्पशन के कोई लॉ बन ही नहीं सकता। तो लॉ है तो अजम्पशन होगा। अब मैं इसके अजम्पशन बताऊं, तुमको मजा आ जाएगा। पहला अजम्पशन है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या? पागल नहीं होना चाहिए। पागल का मतलब क्या है? जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, जब वो खाना खाना शुरू करते हैं उनका पेट ही नहीं भरता है भाई। वो खाना खाते चले जाते हैं, कहते हैं और भूख लग रही, खाना खाते चले आते हैं और भूख लग रही है। आम इंसान कैसा होता है? खाना खाएगा पेट भरेगा। मतलब कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। दूसरा, जो भी हम कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं अगर पराठे खा रहा हूं, पनीर के पराठे, ओहो हो मजा आता है बहुत। पनीर के पराठे खा रहा हूं, मान लो मैं पनीर के पराठे खा रहा हूं, एक नॉर्मल साइज का पराठा खाया और जे एक अगला इतना बड़ा बड़ा खा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हम कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली होमोजीनियस, मतलब एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तीसरा, स्टैंडर्ड कमोडिटी, मतलब हमारे यहां अगर एक कप में चाय पीते हैं, तुम्हारे यहां एक जग में चाय नहीं पीना चाहिए। स्टैंडर्ड कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहिए। और अगली बात है यूटिलिटी इज मेजरेबल। यूटिलिटी इज मेजरेबल का मतलब क्या होता है? जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम मेजर कर सके, उसका सेटिस्फैक्शन हम मेजर कर सके इन टर्म्स ऑफ नंबर्स।
अगला, देयर शुड बी नो टेस्ट इन प्रेफरेंस। भैया क्या हो रहा है, कोई भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब एक पल को मैं बोलूं कि मुझे बटर चिकन खाना है, अगले पल बोल दूं कि नहीं नहीं मैं तो छोले भटूरे खाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बात क्या बोल रहे हैं, देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन। कंटिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, लगा जब भी आप खाना खाने बैठते हो लगातार 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप खाना खाते ही है ना। ऐसा तो नहीं कहते कि एक रोटी अभी खाई, एक रोटी 2 घंटे बाद खाएंगे। ऐसा कभी करके देखो घर में, मम्मी जो बताएंगी तुमको, ओहो हो। आगे बढ़ते हैं, नो टेस्ट इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस चेंज होने चाहिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, हम लोग ऑलरेडी डिमांड में पढ़ चुके हैं। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो हमारी परचेजिंग पावर है, जिस पैसे से हम जो कमोडिटी कंज्यूम कर सकते हैं, वो परचेजिंग पावर भी हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। ये अजम्पशन आएंगे ही आएंगे। अब कुछ बच्चे होंगे एकदम शूरवीर, वो निकलेंगे कहेंगे नहीं हम सारे पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, हम तो कोई 3-4 पॉइंट पढ़ के जाएंगे। और फिर यही बच्चे बाद में बोलेंगे सर पता है जो मैं छोड़कर जाता हूं वही पेपर में पूछ लिया था। अरे नहीं भाई, तुम इग्नोर कर रहे हो, और उसको इग्नोर मत करो, सारे पॉइंट तुम्हें समझ में आने चाहिए। अब देखो, अगर कभी भी तुमसे कोई लॉ पूछे तो तुमको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है। जैसे ही तुमने स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिख लिया, तुम्हें वो लॉ किस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है वो बताना पड़ेगा। और जैसे ही तुमने अजम्पशन लिख लिया, फिर शेड्यूल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। तो अगला हेडिंग आएगा शेड्यूल। शेड्यूल अभी हम लोगों ने सेम ड्रॉ किया है, सेम डायग्राम बनाया है, इसलिए मैं पहले से बनाकर दिखा देता हूं। ये देखो, मैंने यहां पर आपको सेम शेड्यूल से एमयू प्लॉट करते हुए दिखाया है, वही यहां पर लिखा है। देखो ये कैसे कैसे बता रहा है, जैसे 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 यूनिट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे एमयू फॉल होता जाएगा। तो एमयू यहां से शुरू हुआ और यहां फॉल हो गया। इस पॉइंट पर एमयू क्या हो गया, 0। सेम चीज। तो अगली हेडिंग बात डाली आपने शेड्यूल, फिर चौथी हेडिंग डाली डायग्राम, और 5वीं हेडिंग होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। आओ जरा देखते, ये मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन लिखकर दे रहा हूं, ये आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना अगर पूछा जाए। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ ही रहा है, ऐसे बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। आओ देखो, एन इंडिविजुअल डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज सैटिएबल। सैटिएबल का मतलब कैन बी सैटिस्फाइड। कैन बी सैटिस्फाइड मतलब किसी की भी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। As more and more quantity of commodity is consumed, the intensity of our desire decreases, therefore utility derived from additional unit decreases. क्या बोला, जैसे जैसे हम कमोडिटी कंज्यूम करेंगे वैसे ही वैसे हमारी डिजायर टू कंज्यूम दैट कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। देयर आर मेनी यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, द मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड फर्स्ट, फॉलोड बाय द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज एंड सो ऑन। भाई एक कमोडिटी के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसके बहुत सारे यूज हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, लाइट जलाना। उसके बाद हम किस लिए कंज्यूम करते हैं, फैन चलाने के लिए। उसके बाद हम किस लिए कंज्यूम करते हैं, एसी चलाने के लिए। उसके बाद हम किस लिए कंज्यूम करते हैं, खाना बनाने के लिए, माइक्रोवेव में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो क्या बोला है, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, द मोस्ट अर्जेंट विल बी सेटिस्फाइड फर्स्ट, देन नेक्स्ट एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है। मैं लॉ का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, सब बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आया। भाई तुमको क्या लिखकर आना है पेपर में, ये एकदम क्लियर हो गया है। अगर तुमसे पूछा जाए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, तो कहीं टेंशन तो नहीं आएगी ना। स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखकर आ जाओगे, अजम्पशन बता दोगे, शेड्यूल डायग्राम बना दोगे और एक्सप्लेनेशन लिखकर आ जाओगे। एकदम समझ में आया ना मेरी जान, क्लियर है। चले बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं। चलो बच्चा पार्टी, अगला टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी टर्म आ गया। इक्वी मतलब कुछ ना कुछ इक्वेट कर रहे हैं। आसान भाषा में इस केस को हम लोग टू कमोडिटी केस ही बोलते हैं। हालांकि ये आता हमारे कार्डिनल यूटिलिटी के अप्रोच के अंदर ही, बिकॉज इसमें भी हम लोग सब कुछ नंबर्स में वैल्यू करते हैं, तो सब कुछ हम लोग टर्म्स ऑफ नंबर्स यूज करते हैं। ऑर्डिनल में हम लोग सब लोग रैंक करेंगे, अभी आएगा ऑर्डिनल एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी समझते हैं अभी यहां पर क्या होने वाला है, इसमें क्या आपको समझना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेम चीज है, पर यहां पर कंज्यूम कैसे कर रहे हैं, दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं विद अ गिवन सेट ऑफ इनकम। अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग कंज्यूमर मस्ट एलोकेट हिज इनकम इन वेरियस कमोडिटीज, एक्सक्यूज मी एक सेकंड रुक जाओ, इन वेरियस कमोडिटीज इन सच अ वे दैट लास्ट यूनिट ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी गिव्स हिम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये तो बहुत इंग्लिश हो गया, ऐसा समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब पैसों को कुछ इस तरह से खर्च करना है कि सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम रहे। सैटिस्फैक्शन मैक्सिमम मतलब सैटिस्फैक्शन जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बराबर रहे, और दोनों कमोडिटीज को आपको कंज्यूम करना है।
आसान भाषा में MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY शुड बी इक्वल्स टू MUM। MUX दे रखा होगा, प्राइस ऑफ एक्स दे रखा होगा, इसको डिवाइड करना है, शुड बी इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मुझे पता है यहां पर थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन एक केस लेते हैं, उसको समझते हैं। आओ जरा एक केस लिया जाए। केस क्या कह रहा है? मान लेते हैं एक शेड्यूल लिया है मैंने बेटा जी, इनकम को मैंने लेट किया है 40 रुपए, एक्स आता है लेट से 5 रुपए का और वाई आता है 10 रुपए का। अब हमारी कंडीशन क्या बोल रही है? कंडीशन बोल रही है आप एक कॉलम बनाएंगे MUX अपॉन PX, फिर एक कॉलम बनाएंगे आप MUY अपॉन PY। मैंने कहा ठीक है चलो बना लेते हैं, ऐसी भी क्या बात है, बनाया जाए। चलो भाई, MUX अपॉन PX, MUX है 50, PX है 5, तो 50 अपॉन 5 ये आ गया 10, 45 अपॉन 5 ये आ गया 9, 40 डिवाइड बाय 5 8 7 6 और 5। क्या ये बात समझ में आई? सिमिलरली MUY अपॉन PY 80 डिवाइड बाय 10 8 7 6 5 4 और 3। अब हमारी कंडीशन क्या कहती है? जहां जहां पर MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY है उसको जरा आप इक्वेट कर लो। आओ जरा इक्वेट करके मैं दिखाऊं तुमको। यहां 10 है, यहां पर कहीं 10 नहीं है, यहां 9 है, यहां कहीं 9 नहीं है, यहां 8 है, यहां भी 8 है। सिमिलरली यहां 7 है, यहां भी 7 है, यहां 6 है और यहां भी 6 है, यहां पर 5 है और यहां भी 5 है। क्या बात समझ में आ रही है? अब इस केस में ना बेटा आपको एक एक्सपेंडिचर टेबल बनानी होती है। ये समझ में आ गया तो समझ लो ये क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड इम्तिहान में, प्री बोर्ड में, कंपैरेटिव्स में, हाफ ईयरली में आएगा ही आएगा। और एक्सपेंडिचर टेबल बनाने से आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं हम एग्जाम में। ठीक है, आओ जरा चेक करते हैं कि कितना खर्चा हो रहा है एट ऑल द कॉम्बिनेशंस। पहला कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? पहला कॉम्बिनेशन है एट 8। कौन सा कॉम्बिनेशन? 8 वाला कॉम्बिनेशन। 8 वाला कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है? एक्स की कितनी यूनिट्स और वाई की कितनी यूनिट्स? आओ देखो, एक्स की यूनिट कितनी है? 3, एक्स की यूनिट है 3। वाई की कितनी यूनिट है? वाई की पहली यूनिट है। खर्चा कितना होगा बेटा? एक्स आता है कितने रुपए का? 5 रुपए का, 15 रुपए हो गया। वाई आता है 10 रुपए का, 10 रुपए, तो खर्चा कितना हो रहा है? 25। लेकिन दिक्कत वाली बात है, मेरी इनकम कितनी थी? 40। क्या मेरी इनकम पूरी खर्चा हो रही है? आंसर है नहीं। तो क्या यहां इक्विलिब्रियम होगा? आंसर है नहीं। अब हम किस पर चेक करेंगे? अब हम अगले कॉम्बिनेशन पर चेक करेंगे। अगला कॉम्बिनेशन क्या है? एट 7। कौन सा कॉम्बिनेशन? 7। 7 पर एक्स की कितनी यूनिट्स हैं? 4। एक्स की कितनी यूनिट्स हैं? 4। और वाई की कितनी यूनिट्स है 7 के ऊपर? वाई की यूनिट्स है 2। तो 4 इंटू 5 ये हो गया 20 और 2 इंटू 10 ये हो गया 20। और यहां पर खर्च कर रहे हैं पूरे 40 रुपए। मतलब यहां पर MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM हो गया है। मतलब यह कॉम्बिनेशन पर आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। तो सर क्या हमें बाकी कॉम्बिनेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा? यस, एग्जाम में आपको अगर इसका प्रेजेंटेशन वाला क्वेश्चन आता है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आओ जरा वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है। थर्ड केस देखें, अब चेक करते हैं एट 6 के ऊपर। एट 6 पर आओ तो एक्स की यूनिट हो रही है 5 और वाई की यूनिट हो रही है 3। तो ये हो गया 25 रुपए और ये हो गया 30। टोटल खर्चा होगा 55। यहां पर इक्विलिब्रियम इसलिए नहीं होगा क्योंकि खर्चा ज्यादा हो रहा है और इनकम हमारे पास कम है, तो यहां इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा। और लास्ट कॉम्बिनेशन भी चेक कर लो, वो क्या है? एट 5। एट 5 पर एक्स की यूनिट्स हो रही हैं 6, वाई की हो रही है 4। 30 और ये हो गया 40। टोटल खर्चा हो गया 70। यहां पर भी इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज इनकम मेरे पास 40 है और खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर हुआ? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ जब एक कंज्यूमर 4 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स खरीदेगा और 2 यूनिट्स और गुड वाई खरीदेगा। वहीं पर उसकी पूरी इनकम खर्च होने वाली है। अब इसी बात को एक्सप्लेन करके भी आना पड़ेगा आपको एग्जाम में। आओ जरा देख लेते हैं। ये जो घटना घटी है इसको सब हमने नोट करके यहां पर लिखा भी है, जो आपको एग्जाम में कैसे लिख कर आना है। आओ देखते हैं। सपोज कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ओनली ऑन 2 गुड्स एक्स एंड वाई। लेट अस अज्यूम इनकम हमारे पास 40 है, एक्स आता है 5 रुपए का, वाई आता है 10 रुपए का, ये हमने अज्यूम कर रखा है। और अगर आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया तो आपको एक क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है ना।
In the above case, only at combination 4 unit of good X and 2 unit of good Y, he is able to use his entire income and utility is maximized. यही तो बात किया हम लोगों ने. देखो ना बेटा, यही बात किया ना कि 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स और 2 यूनिट ऑफ गुड वाई पर इक्विलिब्रियम बनेगा. क्लियर है? आगे बढ़ो. लिखा है कॉम्बिनेशन 3 and 4, जो उसके अगले कॉम्बिनेशन है, does not fits in the given income and combination 1 is not able to exhaust his given income. जो कॉम्बिनेशन 1 है वहां पूरा खर्चा नहीं हो रहा है. 3 और 4 में एक्सपेंडिचर ज्यादा, उतनी इनकम नहीं है. Hence the condition is satisfied at combination 2 only. So consumer will be in equilibrium when he consumes 4 unit of good X and 2 units of good Y. इस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करके आना पड़ेगा, तब जाकर आपकी मैम भी खुश होंगी और आपको पूरे मार्क्स मिल भी रहे होंगे इकोनॉमिक्स के अंदर. तो बेटा ये था हमारा पार्ट 1. इसके अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे और ऑर्डिनल एनालिसिस का पूरा कंसेप्ट खत्म करेंगे. मैंने बताया है इकोनॉमिक्स में आपको 2 पार्ट्स में हम पूरा डिटेल में सिलेबस कंप्लीट करने जाएंगे. सो दिस इज द 3rd चैप्टर जो चल रहा है आपके स्कूल में. आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर में होपफुली शेड्यूल होंगे. अपना सिलेबस बता देना ताकि मैं सितंबर तक आपका वो सारा टॉपिक खत्म करवा के रख दूं जो आपके पेपर में आने जा रहा है. एंड आपके लिए बहुत ही अच्छी सा ऑप्शन है, आप स्पार्टन्स में एनरोल कर सकते हो. 3 बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर होंगी. अमेजिंग किताबें हैं, अमेजिंग तरीके से हम लोग पढ़ेंगे. हर दिन 2 घंटे मंडे से फ्राइडे आपकी बोर्ड्स डेडिकेटेड टू आईएससी क्लियर कराने वाले हैं इन 2026. बोलता हूं ना, शुभम संभाल लेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग. चलो बच्चा पार्टी, हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको हम लोग वन कमोडिटी केस ही बोलते हैं. तुमको पता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच मतलब समथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. अब आते हैं और मैं एग्जैक्टली वो आंसर लिखकर दे रहा हूं आपको. एग्जैक्टली वैसे ही समझाऊंगा जैसे आप बोर्ड्स में लिखकर आओगे और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है ना? मैम तो खुश हो जाएंगी भाई कि क्या आंसर लिख दिया मेरी जान तुमने. आओ जरा देखते हैं. अब जैसे मैं पूछूं एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होगा मालिक? कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होता है जब वो जितने पैसे खर्च कर रहा है उसको उसके बराबर का सेटिस्फैक्शन मिल जाए. जैसे मैं बोलूं मैंने 100 रुपए खर्च किए और मुझे 100 रुपए का सेटिस्फैक्शन मिल गया. वाह भाई वाह, मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हूं. सर अगर आप 100 रुपए खर्च करें और ऐसा नहीं हो सकता कि 100 रुपए से ज्यादा का सेटिस्फैक्शन मिल जाए? हाँ भैया हो सकता है. अगर मैं 100 रुपए खर्च करूं और मुझे 150 का सेटिस्फैक्शन मिल जाए तो मैं बोलूंगा मैं सरप्लस में हूं. आओ जरा देखते हैं ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है और इसकी डेफिनेशन जिसको देखकर मैम के आंखों में खुशी आ जाएगी. आओ जरा देखते हैं. A utility maximizing consumer will be in equilibrium when he purchases that much quantity of a commodity where the marginal utility of commodity equals to price. ये क्या बोल रहा है? Marginal utility equals to price. मतलब जितना प्राइस खर्च कर रहे हैं उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मालिक. अरे वाह. तो हमने क्या लिखा? A utility maximizing consumer will be in equilibrium when he purchases that much quantity of a commodity where the marginal utility is equals to price. बढ़िया. अब इसकी कंडीशन क्या है? मैंने लिख दी. कंडीशन लिखना है. पहली हेडिंग क्या लिख कर आओगे? तुमसे पेपर में पूछा तो पहली हेडिंग तुमने ये डाली, दूसरी हेडिंग डाली तुमने कंडीशन. कंडीशन मतलब क्या? मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस. लिख देना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ गुड एक्स. तो दूसरी कंडीशन ये हो गई. अब तुम बताओ तीसरी कंडीशन क्या होगी? तीसरी कंडीशन होगी शेड्यूल, फिर होगा डायग्राम, फिर होगा एक्सप्लेनेशन. आओ जरा शेड्यूल देखते हैं. अब शेड्यूल में मैंने आपके लिए कुछ लेट किया हुआ है. मान लेते हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स है 600 रुपए. ये एग्जैक्टली सेम शेड्यूल है जो फ्रैंक बुक में दे रखा है, वही मैंने यहां पर कॉपी पेस्ट किया हुआ है. मान लेते हैं एक कमोडिटी है और वो 600 रुपए की आती है. शर्ट हम कंज्यूम करें 600 रुपए की आती है. एक शेड्यूल देखो, यूनिट 1 कंज्यूम किया तो 700 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. ठीक है ना? यूनिट 2 कंज्यूम किया तो 650 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. यूनिट 3 कंज्यूम किया तो 600 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला. यूनिट 4 कंज्यूम किया 500 यूटिल्स. यूनिट 5 कंज्यूम किया 350 यूटिल्स. अब हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि एमयू जहां पर प्राइस के बराबर हो जाए. एमयू 600 और प्राइस भी 600, तो मतलब इस पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम है ही. इस पॉइंट पर क्या है? इक्विलिब्रियम. मतलब अ कंज्यूमर विल कंज्यूम 3rd यूनिट ऑफ गुड एक्स बिकॉज इस पॉइंट पर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. इसके ऊपर क्या है? ये वाली जोन क्या है? ये वाली जोन है सरप्लस की.
ये वाली जोन क्या है? सरप्लस, कम पैसे खर्च कर। देखो ये फर्स्ट यूनिट भी कितने की आई होगी? 600 रुपए की, और इसको सेटिस्फैक्शन कितना दे रही है? 700 का, मतलब ये सरप्लस है। सेकंड यूनिट कंज्यूम करने खर्चा कितना किया? 600, लेकिन सेटिस्फैक्शन कितने का मिला? 650, सरप्लस है। और उसी तरह नीचे वाले केस में डेफिसिट है। सेम डायग्राम के थ्रू भी दिखाना पड़ेगा। आपने यहां पर लिया यूनिट्स, यहां पर लिया एमयू प्राइस। मैं बनाकर नहीं दिखा रहा हूं, वाई? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डायग्राम बनाया है ना अभी आपको मार्जिनल यूटिलिटी का। तो भाई देखना, ये प्राइस है, प्राइस इज हाउ मच? प्राइस इज 600। और ये एमयू का डायग्राम, जहां पर एमयू और प्राइस कट करेगी वहां पर इक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और ये वाला जो जोन है ये क्या हो गया? ये वाला जोन क्या है? एमयू इज मोर देन पी एक्स। यहां पर क्या हो रहा है? एमयू एक्स इज मोर देन पी एक्स। इसका मतलब क्या है बाबू? इसका मतलब है सरप्लस। तो हमारा जहां पर प्राइस और एमयू कट कर रहा है वो थर्ड यूनिट है, वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। ये 2 से 3 बार डायग्राम तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना? इतना तो मेहनत मांगती है भाई ये टॉपिक। चले आगे बढ़े। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? आपको जो लाइन बाय लाइन डायग्राम में पूरे केस में हुआ है वो आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन के अंदर। जैसे आओ देखते हैं। इन द अबव केस एमयू कर्व इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी इंडिकेट्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है, एमयू कर्व है, तो ये एमयू क्या बताता? ऊपर से नीचे आ रहा है, इसका मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट हो रहा है। यही तो मैंने लिखा। इन द अबव केस एमयू कर्व इज मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में इसको व्यक्त किया हुआ है हम लोगों ने। अगला, द हॉरिजॉन्टल लाइन पी, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब प्राइस लाइन, ये वाली लाइन। The horizontal line P shows the price. MU curve and price line intersect each other at point T. ये दोनों चीज कट कहां पे कर रही है? At point T. इस जगह पर क्या हो रहा है? Satisfaction derive हो रहा है MU is equals to P, इसलिए मतलब इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा जो कि थर्ड यूनिट है। क्या बात समझ में आ रही तुम लोग को? कैसे एक्सप्लेनेशन करना है ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समझ में आया ना बच्चा पाड़ी? सबको समझ में आया? तो ये आपने क्या पढ़ा? ये आपने पढ़ा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का केस अंडर वन कमोडिटी। एकदम क्लियर है? सबको मजा आ रहा है? कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं है ना? एकदम लग रहा है ना कि ठीक ठीक चल रहा है तुम्हारा? कोई दिक्कत तो नहीं? चले बढ़े आगे, अगले केस के ऊपर आ जाएं। अगला केस क्या है? अगला है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। चलो बढ़ते हैं, जिसको हम लोग टू कमोडिटी केस भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं।